साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रांस का सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। पहला सवाल है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या जुलाई 1905। तो देखिए, आपको बता दें कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। ठीक है, रूस की जनता ने बोल्शेविक क्रांति को किया था और ये क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। ठीक है, और इस क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो देखिए, हिंद चीन जो है यहाँ पे पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे? बताइए आप लोग, कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं पे अगर भारत आने वाले व्यापारी की बात करें तो वो भी सबसे पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली ही था। ठीक है, पुर्तगाली जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वो केरल के कालीकट में आया था। कहाँ आया था? कालीकट में। और वहाँ के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का इसमें कौन सा अधिवेशन है जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था? आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी जब घोषणा हुई यानी इसका जब प्रस्ताव पारित हुआ था वो हुआ था सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और 5 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके कारण इसको 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल में है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 में गुरु गोलवलकर या 1926 में चित्तरंजन दास या 1925 में केबी हेडगेवार या 1928 में लालचंद। तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1925 के केबी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जब देश के नागरिक, वैसे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है तो उन्हें ही मताधिकार कहते हैं। तो इंग्लैंड में मताधिकार जो है 1918 ईस्वी में प्राप्त लोगों को दिया गया था, स्त्री और पुरुषों को। कैसे याद रखना है? तो जैसे वयस्क मताधिकार मतलब क्या होता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, तो 18 याद रखना है और यहाँ पे 19 याद रखना है। तो 1918 में जो है दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? चलिए बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उद्योगपति वर्ग या पूंजीपति वर्ग या श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? तो आपको बता दें कि उद्योगपति और पूंजीपति को इनसे कोई मतलब तो था नहीं, तो मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग बन करके उभरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग या उत्तरापथ या दक्षिण पथ? बताइए, क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग हो जाएगा, रेशम मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर में, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या पूंजीवादी शासन प्रणाली या फांसीवादी या नाजीवादी शासन प्रणाली? तो देखिए, इससे क्या हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक है, साम्यवादी, जो कि रूस से शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो देखिए, आपको बता दें कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा कानून था जिसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो भी समाचार पत्र जो भी अलग अलग भाषाओं में छपते थे उन्हें अंग्रेजी में ही छपाने का
हुक्म दिया गया था कि अंग्रेजी में जो छपेगा उन्हें ही रखा जाएगा, बाकी समाचार पत्रों को बैन कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो कानून था वो कब आया था? 1878 ईस्वी में आया था। और लॉर्ड लिटन के काल में, किसके काल में? लॉर्ड लिटन। ये भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था और इसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसमें बैन होने वाला जो सबसे पहला समाचार पत्र था उसका नाम था सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र जो है बैन हो गया था इसी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत। तो इसमें इससे बचने के लिए जो रातों रात अपनी भाषा बदल दी वो कौन सा पत्रिका था? वो था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर में, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? महानतम यानी सबसे बड़ा तोहफा है। तो देखिए मुद्रण का मतलब होता है क्या? मुद्रण का मतलब होता है छपाने की कला, यानी छपाने के लिए जो मशीन या छपाने की जो कला विकसित हुई उसे ही मुद्रण कहा जाता है। और मुद्रण की शुरुआत जो है सबसे पहले चीन से हुई थी। ठीक है, चीन से हुई थी। और मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन, ये बात किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए सोपानी कृषि क्या होता है कि जब पहाड़ी इलाके में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा, ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और साथ ही साथ जल का प्रबंधन किया जा सके, तो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो ये कौन से राज्य में हो जाएगा? जो राज्य पहाड़ी राज्य होगा यानी उत्तराखंड इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर में कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो देखिए प्राणियों का जो शरीर है उसका अधिकतम भाग यानी आधे से ज़्यादा भाग में जल की मात्रा पाई जाती है। तो कितना प्रतिशत भाग में? तो हो जाएगा 65% भाग में। कितने भाग में? 65% भाग में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है वन संरक्षण, सॉरी यहाँ पे वन होगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए वनों को संरक्षित रखने के लिए इसे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। 4 वर्ग इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। एक होता है सघन यानी कि घना वन, एक होता है विरल वन, एक होता है मैंग्रोव वन, एक होता है और भी एक सदाबहार वन होता है। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रकार में इसको बांटा गया है, तो हो जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर में कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था? तो अगर बात करें 1948 के रिपोर्ट के बारे में तो उस समय कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, 400 करोड़ हेक्टेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर में कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो देखिए इस्पात का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो लौह इस्पात जो बनाते हैं तो उसे ही इस्पात कहा जाता है। ठीक है, तो इस्पात बनाने में मैंगनीज का कितना उपयोग किया जाता है? 1 टन में। 1 टन बराबर कितना होता है? 10 क्विंटल होता है। ठीक है, 10 क्विंटल। तो इसमें कितना मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो देखिए कोयले को 4 प्रकार में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसमें सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछ ले कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है तो सॉरी वो हो जाएगा पीट। क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस सवाल का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता अगर पूछता कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कोयला है वो है बिटुमिनस। ये भी आपको याद रखना है। और सवाल ये भी आता है कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में कि निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता का मतलब जिनसे ज़्यादा उपभोक्ता जुड़े हुए हैं या उपभोक्ता डायरेक्ट जो है उन चीज़ों का यूज़ करते हैं या उनको खाने पीने में यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा? पेट्रो रसायन उद्योग ये तो नहीं होगा, लौह इस्पात उद्योग ये भी नहीं होगा, चीनी उद्योग। तो देखिए उपभोक्ता चीनी उद्योग से ज़्यादा इनका संबंध है, तो यहाँ पे इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया था? 1986, 1988, 1989 या 1985? तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 1986 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? क्या हो जाएगा? तो पायराइट जो है वो धात्विक खनिज हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर में कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, नगरीय का मतलब होता है शहरों में रहने वाली आबादी कितनी है? ठीक है, नगरों में। तो नगरों में जो रहने वाली आबादी वो कितनी हो जाएगी? 20.5 या 15.5 या 10.5 या 25.5? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25.5% जो है आबादी वो नगरों में बसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नांकित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद का मतलब होता है कि रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो इनके विरोधी कौन थे? किंग मार्टिन लूथर भी थे, महात्मा गांधी भी विरोधी थे, और ये जॉन कार्लोस ये भी विरोधी थे। लेकिन ये जेड गुडी ऑप्शन डी में जो आप देख रहे हैं ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जेड गुडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर में कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए में है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ये बात सही है, यानी ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, देखिए इस तरह से ये गलत हो जाएगा। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का क्या मतलब होता है कि एक केंद्र में भी सरकार होता है और एक राज्य में भी सरकार होता है। जब दोनों सरकार आपस में मिलकर काम करती है तो इसे संघ सरकार कहा जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था तो अपने भारत में है, लेकिन भारत के अलावा और कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अगर देखें तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ है? अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर में कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश निम्नलिखित में से किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, या 1980 के दशक से, या 1970 के दशक से, 1990 के दशक से? चलिए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? बताइए आप लोग। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1970 के दशक से हुआ था, 1970 के दशक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बता दें कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी राजस्थान राज्य से। कहाँ से? राजस्थान राज्य से। यानी इसमें क्या हुआ था कि लोग जो है जंगलों की कटाई कर रहे थे, तो उसमें कुछ महिलाएं पेड़ों से जाकर चिपक गई थी और उसको काटने नहीं दे रही थी। ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य से और ये पेड़ों को बचाने से संबंधित था। कैसा था? पेड़ों को बचाने से संबंधित था। बात कर लेते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक, ठीक है, तो इसके प्रवर्तक अगर बोले तो कौन हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान था इस आंदोलन में। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो तारी विरोधी आंदोलन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? तो देखिए तारी विरोधी आंदोलन जो है वो बिहार से शुरू हुआ था। सवाल का सही आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो इसकी नींव की जो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगर ग्रेट ब्रिटेन आपको नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में अगर नहीं दिया हुआ अगर हो सकता है तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? देखिए गठबंधन क्या होता है कि जब दो पार्टी जिनकी बहुमत नहीं पूरी होती है तो वो दो पार्टी आपस में मिल जाते हैं और उन्हें गठबंधन कहा जाता है। तो देखिए गठबंधन जो होता है वो बहुदलीय व्यवस्था में ही संभव है। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है?
तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये राष्ट्रीय दल हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी, ये भी राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी, देखिए ये राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन डी में है, जो कि राष्ट्रीय दल है। बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, इनका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1980 ईस्वी में इनका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 40 सवाल है, जुड़े रहिएगा अंत तक। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी और इस तरह की जब अर्थव्यवस्थाएं जब मिली हुई होती है तो उन्हें हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो कहाँ है? अमेरिका, चीन या भारत, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सवाल का सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो देखिए पिछड़ा राज्य कौन हो जाएगा? पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा पिछड़ा राज्य? तो आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? बिहार डीएलएड की। तो बिहार ही जो है वो पिछड़ा राज्य है। तो देखिए बिहार पिछड़ा राज्य में आता है, लेकिन हम लोग को पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करके बिहार को आगे बढ़ाना है ताकि इसे पिछड़ा राज्य नहीं कहा जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वो है सेबी। सेबी हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत मतलब कौन सी संस्था है जो वित्त प्रदान करती है? तो व्यापारी, देखिए ये कोई संस्था नहीं है, तो ये नहीं होगा इस सवाल का आंसर। व्यावसायिक बैंक, देखिए ये संस्था है। रिश्तेदार, ये कोई संस्था नहीं है। महाजन जो है ये भी कोई संस्था नहीं है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? देखिए हड़बड़ी में ये नहीं पढ़ लीजिएगा कि भारत की राजधानी किसे कहा गया है। अगर राजधानी बोलेगा तो दिल्ली, लेकिन अगर वित्तीय राजधानी बोलेगा तो आपको मुंबई में टिक मारना है। किसमें? मुंबई। ठीक है, मुंबई हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? देखिए बीमारू का स्पेलिंग देखिए, बीमारू। तो बी आई से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, बी आई से बिहार। एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ए से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, असम। आर से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। और वहीं यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और यू से क्या हो जाएगा? यू से हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा आपको यहीं से याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये सारे बीमारू राज्य हैं। लेकिन इनमें कौन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण, ठीक है, तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो देखिए भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 में पारित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कानून की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। ठीक है, राजस्थान से। वहीं अगर उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें, उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 38 नंबर में कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? देखिए आप जब भी जेवर खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं, तो आपको एक चिन्ह देख के खरीदना है। वो चिन्ह क्या होता है? वो होता है हॉलमार्क। क्या होता है? हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क में आपको लिखा हुआ रहता है कि सोना कितना शुद्ध है। वो अगर 24 कैरेट का होगा,
24 कैरेट का होगा तो वो बिल्कुल शुद्ध सोना होगा, ठीक है, वो बिल्कुल शुद्ध सोना होगा। वहीं अगर 22 कैरेट का होगा तो ये सोना जो है ये थोड़ा सा अशुद्ध होगा, और जेवर बनाने के लिए यानी आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का ही प्रयोग किया जाता है। वहीं जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे, अगला सवाल है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होगा, जल की अधिकता। तो देखिए जल की अधिकता तो होती है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन को, वर्षा की अधिकता या नदी की तली में अवसाद का जमाव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर एप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगी वर्षा की अधिकता। जब भी वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाता है, ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए भूकंप जहाँ भी आता है तो वहाँ पे कैसे घर बनाने चाहिए, सबसे अधिक जहाँ पे भूकंप आता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि भूकंप के आने के आधार पर इसे 5 जोनों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 1 सबसे कम खतरनाक होता है, वहीं जोन 5 जो होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सबसे अधिक खतरनाक होता है जोन 5। अगर बात करें कि कैसा भवन का निर्माण करना चाहिए तो हो जाएगा आयताकार भवन का निर्माण करना चाहिए। कैसा, आयताकार भवन, ठीक है, ये ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने 20 सवाल को देखा, 40 सवाल को देखा। इसमें से आपका कितना सवाल जो है आप सही कर पाए, जो आपको पहले से ही पता था कितने सवालों का, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हो पाई है, ठीक है। इस तरह के वीडियोस और मेरे चैनल में डली हुई है ऑलरेडी, आप उन्हें भी देख सकते हैं, और भी नई वीडियोस आती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। आपके एग्ज़ाम की तैयारी को अगर पूरा कराना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हम जो है आपकी तैयारी को पूरा कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।